Hi guys, welcome, नमस्कार to one and all. Welcome back to our product review series. आज हम जो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं वो ना सिर्फ एक प्रोडक्ट है बल्कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी भी है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स और इसमें हम रिव्यू करेंगे ना सिर्फ द कैटेगरी ELSS म्यूचुअल फंड्स बल्कि हम टॉप 5 ELSS म्यूचुअल फंड्स को भी डिस्कस करेंगे बेसिस द 5 ईयर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ELSS म्यूचुअल फंड क्या है। ELSS म्यूचुअल फंड स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स। भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक प्रावधान करके एक नई कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स बनाया था, जिनमें जो की फीचर है इसका वो है कि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब आपको 1.5 लाख का टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने ऐसा प्रावधान क्यों किया, और किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स रिलेटेड एडवांटेज नहीं है। तो इसका मैं आपको मकसद बताता हूँ। भारत सरकार चाहती है कि लोग इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जैसे अगर आप US की इकोनॉमी देखेंगे, वो काफ़ी डेवलप कंट्री है। वहाँ का जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिक्योरिटीज़ मार्केट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ बड़ी कंपनियाँ, वहाँ पे मिड साइज छोटी कंपनियों की भी तादाद बहुत है। और वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल अमेरिकन्स 90% से ज़्यादा अमेरिकन इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। अब भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में थोड़ी कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल सोच है। काफ़ी लोग फिक्स डिपॉजिट में बिलीव करते हैं इन्वेस्ट करना, और गोल्ड में, जो कि ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज़ाद देश है हमारा। बट अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो जनरली इक्विटी आउट परफॉर्म्स अदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जनरली, नॉट ऑलवेज। पहली बात तो ये। दूसरा, देश की इकोनॉमी को भी मदद मिलती है अगर देश के स्टॉक्स में भारत की जनता इन्वेस्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को इंसेंटिवाइज करने के लिए भारत सरकार ने एक पहल करी। उस पहल का नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो वो इंसेंटिवाइज कैसे कर रहे हैं आपको? वो बोल रहे हैं कि अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन। तो ये है बेसिक क्या है ELSS म्यूचुअल फंड्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ELSS म्यूचुअल फंड्स। जो ELSS म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी एडवांटेजेस है वो तो ऑब्वियसली टैक्स रिलेटेड एडवांटेज है। इसका मैं आपको अभी डिस्कस कर ही चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स में, देन अप टू 1.5 लाख दैट अमाउंट विल बी टैक्स एग्जाम। ठीक है, तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें वो 1.5 लाख काउंट नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर सबसे ऊपर वाली स्लैब में हैं और आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आप एक स्लैब नीचे आ जाए। तो इसका मेन एडवांटेज तो हो गया कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा अप टू 1.5 लाख। ये जो टैक्स एग्जम्पशन मिलता है आपको, ये हर साल मिलता है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप ये एग्जम्पशन ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS म्यूचुअल फंड्स। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना होता। आप जैसे ही किसी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप वैसे ही इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप टैक्स भर रहे होते हैं मार्च के बाद, तो उस समय आप अपने CA या अगर आप खुद भरते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट है ELSS में, एंड दैट उसके बाद वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर लीजिए। एक और एडवांटेज है, वो भी टैक्स रिलेटेड है। वो एडवांटेज है कि आपको कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है सिर्फ 10%। ठीक है, ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ ELSS म्यूचुअल फंड्स की नहीं है। आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो कैपिटल गेंस टैक्स देना होगा वो सिर्फ 10% होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब जी तभी तो आप बोले थे टैक्स एग्जेम्प्ट है, अब ये 10% टैक्स कहाँ से आ गया? तो मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटल गेंस टैक्स वो टैक्स होता है जब आप जो आपको देना होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच रहे होते हैं। ठीक है, आपने चाहे इन्वेस्ट किया हो लैंड में या गोल्ड में, या आपने इन्वेस्ट किया हो इक्विटी स्टॉक्स में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जब आप बेच रहे होंगे उनको, तब जो आपका प्रॉफिट होगा उस पर सरकार एक तरीके का टैक्स लगाती है जिसको बोला जाता है कैपिटल गेंस टैक्स। वो
इक्विटी स्टॉक्स के लिए और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए सिर्फ 10% है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ही एक सब कैटेगरी है ELSS म्यूचुअल फंड्स। तो जाहिर सी बात है कि ELSS म्यूचुअल फंड्स पे भी आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा ऑन योर कैपिटल गेन्स। इस चीज़ को टैक्स आर्बिट्राज भी बोला जाता है, बट इससे मोटा मोटा फ़ायदा आपको होता है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका मुनाफा होगा उसका सिर्फ 10% आपको देना होगा। इसका एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। आपने मान लीजिए 4 लाख इन्वेस्ट करा किसी एक म्यूचुअल फंड में, ELSS म्यूचुअल फंड में, 3 साल बाद वो 7 लाख हो गया, ठीक है, 4 का 7 हो गया, आपका मुनाफा कितना हुआ, 5, 6, 7 यानी 3। अब वो जो 3 लाख है उस पर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा, बाकी आपकी जेब में। अब इसकी जगह आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उधर क्या होता, उधर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो है जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब है, ठीक है। मान लीजिए आप पर सबसे ऊपर वाली टैक्स स्लैब में है, ठीक है, जहाँ पे आपको 30% टैक्स देना होता है। तो वो जो 3 लाख मुनाफा हुआ ना, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो वो मुनाफा आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ लिया जाता और फिर आपको उस पर 30% टैक्स देना पड़ता। बट ELSS के केस में वो जो आपको कैपिटल गेन्स हो रहा है वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ रहा है और वो उस पर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है। अब हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर ली, अब थोड़ी डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करते हैं। एक डिसएडवांटेज जो है इस म्यूचुअल फंड की, ELSS म्यूचुअल फंड्स की, कि आपका 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका अराउंड 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी डिस्क्रिशन होता है, मतलब बाकी जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है आपका म्यूचुअल फंड का, उसके हाथ में होता है कि वो बाकी पैसा कहीं पे भी लगा सकते हैं। वो चाहे तो गोल्ड में लगा ले या चाहे तो वो किसी और तरीके की डेट सिक्योरिटीज़ में लगा ले। उससे होता क्या है, आपका थोड़ा रिस्क मैनेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि इधर तो 80% पैसा आपका इक्विटी में ही जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान है, लॉ में लिखा हुआ है, ELSS म्यूचुअल फंड का 80% पैसा जाएगा सीधे इक्विटी में। अब अगर आप किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, तो उधर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके हाथ में होता है कि 65% तो चला गया इक्विटी में, बाकी दूसरी जगह भी जा सकता है, इक्विटी में की जगह वो जा सकता है डेट में या कहीं और। तो ये जो डिस्क्रिशन है या इसको हेजिंग भी बोल सकते हैं, ये आपको ELSS म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगी। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि ये बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। बाकी म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा हेजिंग का चांस रहता है, थोड़ा बैलेंसिंग का चांस रहता है, बट अगर आप इन्वेस्ट करें ELSS म्यूचुअल फंड में तो वो चांस थोड़ा कम रहता है। इस वजह से जितने भी ELSS म्यूचुअल फंड है, अगर आप उनको सेबी के रिस्कोमीटर में देखेंगे तो वो सब के सब हाई रिस्क है। दूसरी मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दूसरी प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द ELSS म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। पिछले साल ही सेबी ने अलाउ किया था ELSS म्यूचुअल फंड्स में भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस करना। उस पर हमारा एक वीडियो भी है, आप जाके आपकी शायद राइट हैंड साइड में प्लेलिस्ट में आ रहा होगा वो वीडियो। तो पिछले साल ही वो प्रावधान हुआ था और उसके बाद 3 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस हुए थे ELSS कैटेगरी में। बट अगर उन 3 फंड्स को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं ELSS कैटेगरी में वो होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं मतलब वो इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, देयर इज अ एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर जो बैठ के डिसीजन ले रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर है तो जनरली आप ये देखेंगे कि उन सभी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो इज़ बेसिकली द कॉस्ट जो आपको देना पड़ता है हर साल अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कॉस्ट जाता है म्यूचुअल फंड के पास, जनरली ये 1% के अराउंड होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में। तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में भी देना पड़ता है, बट वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जनरली 1% से कम होता है, 0.1% या 0.5% होता है अधिकतर। तो ये मेजर डिफरेंस आ गया कि आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है वो ELSS म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा है।
लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो है कि टैक्स हार्वेस्टिंग आप नहीं कर सकते। टैक्स हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं, आपके राइट हैंड साइड में एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो आ रहा होगा कि क्या है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग होता है कि आपको 1 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जम्पशन मिलता है कैपिटल गेंस टैक्स से हर साल, ठीक है। तो अगर आपने किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया, अगले साल वो 5 लाख हो गया, तो जैसे ही 1 साल पूरा हुआ आप उस स्टॉक्स को बेच सकते हैं और अपना 1 लाख रुपए का गेन जो हुआ है, 4 का 5 हो गया, 1 लाख रुपए का गेन आप बुक कर सकते हो और उस पर आपको ज़ीरो टैक्स देना होगा। ज़ीरो टैक्स क्यों देना होगा? क्योंकि सेक्शन 112A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका कैपिटल गेन सिर्फ 1 लाख रुपए तक हुआ है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब ये आप हर साल नहीं कर सकते ELSS म्यूचुअल फंड्स के साथ, क्योंकि उनमें 3 साल का लॉक इन होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 ELSS म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले आता है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। इसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 34.3%, ठीक है। अब मैं ये जो रिटर्न बता रहा हूँ ये CAGR है। CAGR का मतलब होता है कि हर साल इसने इतना रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 साल में पैसा लगाया था 5 साल पहले तो 100 रुपये के आपके हो गए 134 रुपये 0.3 पैसा है। ये हर साल ही इसने इतना रिटर्न दिया है, मतलब हर साल ही इसने 34 रुपये का रिटर्न दिया है। CAGR का वो मतलब होता है कि एवरेज रिटर्न क्या है, ठीक है, हर साल। तो इसका जो 5 साल का एवरेज है ये वो है 34.3% और ये इंडिया में अभी नंबर 1 टैक्स सेवर फंड है, ELSS म्यूचुअल फंड है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस। जो नंबर 2 फंड है वो है बैंक ऑफ इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। इसका जो 5 साल का परफॉर्मेंस रहा है वो है कि इसने 27% रिटर्न दिया है CAGR अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इज सिंपली CAGR। इसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। फिर जो आता है तीसरे नंबर पे वो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका रिटर्न रहा है 22.6% पिछले 5 साल में, लाइक 5 साल में इसने CAGR दिया है 22.6, यानी एवरेज रिटर्न जो हर साल दिया है वो है 22.6। नंबर 4 पे है बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड। इसने रिटर्न दिया है 22.06%, यानी 5 साल का एवरेज रिटर्न जो इसने हर साल दिया है वो है 22.06 CAGR। नंबर 5 पे है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। इसने अराउंड 21% का रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज एवरी ईयर CAGR। तो अब मैंने ये डिस्कस कर लिया कि टॉप 5 फंड्स ये थे। इनमें आप देखेंगे जो नंबर 1 फंड था क्वांट, उसकी परफॉर्मेंस जो है इस हेड एंड शोल्डर्स अबव द परफॉर्मेंस ऑफ अदर म्यूचुअल फंड। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों है। तो क्वांट का जो परफॉर्मेंस रहा है वो ज़्यादातर मार्केट सेगमेंट से मेरा मतलब है डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में आप देखोगे तो उनमें से अधिकतर में क्वांट नंबर 1 है। उसका रीज़न ये है कि उनकी जो डिसीज़न मेकिंग की पद्धति है, जो उनका लॉजिक है, जो रीजनिंग है, जो मेथड है वो अलग है। वो अलग कैसे है? वो डेटा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो AI पे रिलाई करते हैं। तो AI तो आजकल बहुत चर्चा में है शब्द, बट उनका नाम ही क्वांट म्यूचुअल फंड इसलिए है बिकॉज दे रिलाई ऑन क्वांटिटेटिव नंबर्स, ओके, क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स। तो उनका नाम ही वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो डेटा पॉइंट्स पे अधिक रिलाई करते हैं। वो बहुत सारे स्टॉक्स जल्दी ख़रीदते और बेचते हैं, उनमें चर्निंग ज़्यादा होती है। चर्निंग का मतलब है ख़रीदना और बेचना। बाकी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि वो एक बार ख़रीदते हैं और फिर वो बैठे रहते हैं और मतलब कि अच्छा टाइम तक वो देखते हैं कि ये अगले 6 महीने में या 1 साल में ऊपर जाएगा। बट ऐसी पद्धति अभी तो क्वांट फॉलो नहीं कर रहा है। वो जल्दी ख़रीदते हैं, जल्दी बेचते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अभी तक उनका जो ये स्टाइल है, जो वो रिलाई कर रहे हैं AI पे और अपने खुद के सॉफ्टवेयर जो उन्होंने डेवलप किया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप बाकी कैटेगरीज में भी जाके देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब आपका कोई भी सवाल हो मेरे लिए तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं सारे सवालों को एड्रेस करूँगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा, हमारा छोटा सा स्टार्टअप है मायरूपिया, तो आप हमें प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी डेली कंटेंट डालते हैं, तो सारे लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप हमें प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी वेबसाइट भी चेक कीजिए, वहाँ पे हमने फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके रिव्यू डालते हैं, वो भी आप प्लीज़ चेक कीजिए।